गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग प्रबोधन के विविध पक्षों पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको पुनर्जागरण के संदर्भ में बताया था, तो आइए देखते हैं कि प्रबोधन के संदर्भ में हमें किन किन बिंदुओं को देखना है। तो जब हम प्रबोधन की शुरुआत करेंगे इनलाइटनमेंट की, तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? प्रबोधन यानी एनलाइटनमेंट, कि पहली बात तो ये कि प्रबोधन क्या है, प्रबोधन क्या है, व्हाट इज एनलाइटनमेंट। और चूंकि पुनर्जागरण के बाद हम लोग इसको देख रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात ये आएगी कि पुनर्जागरण और प्रबोधन में क्या अंतर है। यानी पुनर्जागरण से संबंध आप कह सकते हैं कि पुनर्जागरण से इसका क्या संबंध है, कोई इंटर रिलेशन भी है कि नहीं है, पुनर्जागरण से संबंध क्या है। तीसरी चीज, प्रबोधन के प्रमुख विचार क्या हैं। प्रबोधन के प्रमुख विचार, आपको बताऊं कि प्रबोधन में कई विचारक थे। उन विचारकों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंबाइंड थिंकिंग क्या थी, इंटीग्रेटेड रूप में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, विचारधारा के क्षेत्र में वो किन किन चीज़ों की, किन प्रवृत्तियों को प्रमोट कर रहे थे। तो हम लोग प्रबोधन के प्रमुख विचार को देखेंगे। और साथ ही साथ आपके सिलेबस में दो विचारकों को स्पेशली मेंशन किया है, कांट एवं रूसो। तो आपको बता दूं कि कांट एवं रूसो को रखने के पीछे उसका एक विशेष परिप्रेक्ष्य है। हम लोग चर्चा करेंगे, कांट को भी देखेंगे, रूसो को भी देखेंगे, और उसके बाद यह भी जरूर देखेंगे कि केवल कांट और रूसो ही आए, अन्य लोग क्यों नहीं आए। इसके बाद हम देखेंगे प्रबोधन के विचारों का प्रभाव या प्रबोधन के विचारों का प्रसार कैसे हुआ। प्रबोधन के विचारों का प्रसार, राइट, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं विचारों का प्रसार। एक एक बिंदु को हम लोग देखते चलेंगे। प्रबोधन, एनलाइटनमेंट क्या है। आपको बता दूं कि जो 13वीं से 14वीं 15वीं शताब्दी के बीच में जो पुनर्जागरण आप लोगों ने पढ़ा, पुनर्जागरण ने जिन प्रवृत्तियों की शुरुआत की, उसे वैज्ञानिक आधार देने का काम किया किसने? प्रबोधन ने किया। ये आप 17वीं 18वीं शताब्दी की बात कर सकते हैं, 18th सेंचुरी स्पेशली लिखा जाता है। तो प्रबोधन जो था उसने क्या किया कि पुनर्जागरण कालीन प्रवृत्तियों को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। यानी पुनर्जागरण में जिस बुद्धिवाद, तर्कवाद और मानववाद की स्थापना की गई थी, यही इन्हीं तीन चीज़ों से पुनर्जागरण पहचाना जाता है कि पुनर्जागरण जिन बुद्धिवाद, तर्कवाद और मानववाद को स्थापित किया था, उसने अतीत से प्रेरणा के आधार पर वास्तव में उसे वैज्ञानिक आधारों पर स्थापित करने का प्रयास किया। किसने? पुनर्जागरण ने, राइट। एक बात जानते रहिएगा कि ऐसा नहीं था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पुनर्जागरण से पहले नहीं था। पुनर्जागरण से पहले भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, लेकिन तब वैज्ञानिक दृष्टिकोण इक्का दुक्का इवेंट्स के रूप में आपको दिखाई देता था। इस 18वीं शताब्दी के प्रबोधन की खासियत ये रही कि जो वैज्ञानिक अभिवृत्तियां थीं, जो वैज्ञानिक प्रवृत्तियां थीं, आपको बताऊं कि उसने उसको एक तरह से सार्वजनिक कर दिया। यानी अधिकांश लोगों द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति जो है झुकाव बढ़ा, राइट। तो प्रबोधन में प्रबोधन को समझने की जरूरत है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सर, आधुनिक इतिहास की अगर बात करें विश्व स्तर पे, तो पहला पुनर्जागरण से शुरुआत होती है। प्रबोधन जो था वो आधुनिक इतिहास का सेकंड चैप्टर था, और निश्चित रूप से उसने जो पूर्व मान्यताएं थीं, जो पुनर्जागरण की मान्यता थी कि अतीत से प्रेरणा लेकर के किया जाए, उसे उसने वैज्ञानिक आधार पर बनाने का प्रयास किया, राइट। आइए हम बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं कि पुनर्जागरण क्या, प्रबोधन क्या है।
प्रबोधन क्या है? तो प्रबोधन को हम अगर एक शब्दों में कहा जाए तो प्रबोधन को आप ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक विचारों की स्वीकारोक्ति। जो वैज्ञानिक विचार थे या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, सबसे बढ़िया तो परिभाषा ये होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सर्वसामान्यीकरण या सर्वसामान्य द्वारा स्वीकारोक्ति एवं प्रचार प्रसार, प्रबोधन। और मैंने पहले भी यह भी बताया कि ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो था वो पहले था, लेकिन प्रबोधन की खासियत ये है, 18th सेंचुरी के प्रबोधन की खासियत ये थी कि इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया गया। राइट, यानी आप ये कह सकते हैं कि सर प्रबोधन में भी आपको दिखाई देगा, बुद्धिवाद, तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद, ये सारी प्रवृत्तियां, मानववाद, ह्यूमनिज्म, मानववाद, यानी समस्त चिंतन में क्या आपको दिखाई देगा? ह्यूमनिज्म दिखाई देगा। और यह प्रवृत्ति पुनर्जागरण काल की थी। समानता का स्तर आप देख रहे हैं, अंतर बस क्या दिखाई दिया आगे आपको बताऊं। मानववाद की स्थापना इसने भी किया, पुनर्जागरण ने भी स्थापना किया, अरे प्रबोधन ने भी। अंतर सिर्फ इतना रहा कि प्रबोधन का मानना था, प्रबोधन के अनुसार अतीत नहीं बल्कि वर्तमान प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। राइट, आज के डेट में भी यही कहा जाता है, होना चाहिए कि जिसका वर्तमान अच्छा नहीं रहता ना, वो अतीत के गौरवशाली बातों को ज़्यादा कहता है कि हम ऐसे थे। लेकिन वास्तव में हमें क्या देखना चाहिए कि हमारा वर्तमान कैसा है, हम प्रेजेंस को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो प्रेजेंट की बेहतरी के लिए किया गया काम होगा। और साथ ही साथ आप ये कहें कि प्रबोधन ने क्या किया, एनलाइटनमेंट ने, उसने प्रयोगवाद पर बल दिया। जो चीजें प्रयोगवाद पर बल दिया, जो चीजें प्रयोग में, लैबोरेटरी में सिद्ध हो जाएंगी, वो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि उसके लिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा अगर कहीं फोकस आपको दिखाई देगा तो वो क्या दिखाई देगा? प्रयोगवाद पर ही दिखाई देगा। क्लियर हो गया? तो प्रबोधन क्या है आपको यहाँ से पता चला। और पुनर्जागरण से क्या इंटर रिलेशन है ये भी आपने देखा कि वास्तव में जो पुनर्जागरण के तत्व थे उन्हीं तत्वों को आगे बढ़ाया, बशर्ते अंतर सिर्फ इतना रहा कि इसने फोकस किया किस पे? इसने फोकस किया प्रयोगवाद पे। यानी जो चीजें लेबोरेटरी में, जो चीजें प्रयोगशाला में, जो चीजें साइंस के सिद्धांतों से प्रमाणित हो जाएं, वो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। आप इसे कह भी सकते हैं कि सर ये आधुनिकता का द्वितीय अध्याय था, या आधुनिक इतिहास का, मॉडर्निटी का, आधुनिकता का द्वितीय चरण था। क्योंकि आप जानते हैं कि द्वितीय चरण था, सेकंड फेज था। क्योंकि फर्स्ट फेज जो माना जाता है वो किसका, कहाँ से माना जाता है? फर्स्ट फेज रिनेसां से माना जाता है, पुनर्जागरण से माना जाता है कि आधुनिकता की पहला जो चरण है वो आपका पुनर्जागरण से हुआ, और जो दूसरा चरण हो गया, शुरुआत होगी, वो क्या होगी?
इसमें सेकंड फेज माना जाता है। तो अब आइए हम लोग बात करें कि पुनर्जागरण के सामान्य विचार क्या क्या है। आपको एक बात बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि प्रबोधन ने क्या किए कि कई विचारक आपको दिखाई देंगे, जैसे कांट और रूसो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मॉन्टेस्क्यू है, कांट है, रूसो है, क्वेश्नो है, लॉक है, इन सारे मतलब विभिन्न देशों के जो विचारक थे उन सारे विचारकों ने विचार दिए और उन सबके विचारों का जो निचोड़ है वो हम आपको प्रबोधन के प्रमुख विचार में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रबोधन के प्रमुख विचार, प्रबोधन के प्रमुख विचार याद रखिएगा, ये आपके सीधे सिलेबस में भी है, प्रबोधन के प्रमुख विचार। तो हम यहाँ कॉन्सेप्ट वाइज में सबसे पहली बात तो यही लिखेंगे कि 18वीं शताब्दी में, इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में अगर आप देखें तो 18वीं शताब्दी में अगर आप बात करें तो आप कह सकते हैं कि यूरोप के विभिन्न देशों के दार्शनिकों ने, देशों के विचारकों ने, फिलोसोफर्स ने के विचारकों ने समाज के हर क्षेत्र में, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, और आप जानते हो जिसने पढ़ा होगा, हमने बताया है एकेडमी के उस पर भी, नए लोगों के लिए बता दूं, बहुत सारे इतिहास के क्लासेस हैं, आपको अन्य विषयों की भी क्लासेस हैं जहां जिसको आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ बढ़ेगी। तो इतिहास और समाज का जो प्रत्येक क्षेत्र है वो क्या है, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर और सोशल, इससे अलावा तो कुछ है नहीं। तो इन विचारकों में समाज के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार किया एवं वर्तमान को सशक्त करने का प्रयास किया, वर्तमान को सशक्त करने का प्रयास किया। राइट, इन विचारकों में इतना आप लिख देंगे ना तो थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ कॉन्सेप्ट आपने लिख दिया कि इन विचारकों में, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो बातें बताई जा रही हैं आप देखेंगे सारे सवाल लगभग इसी से आएंगे। हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन देखते ही देखते हैं। इन विचारकों में लॉक, मिल, रूसो, बेंथम, कांट आदि प्रमुख थे। क्वेश्चनों को भी लिख लीजिए, अगर लिखना है ना नाम याद है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चनों भी थे, प्रमुख अर्थशास्त्री थे फ्रांस के, उनका भी विचारों का प्रचार इस पे दिखाई देगा। अब इस इंट्रो के बाद हम देखेंगे कि वास्तव में इन लोगों ने क्या क्या विचार दिए, कौन कौन से विचार आपको दिखाई देंगे। इनके एक एक बिंदु को ओपन करते चलते हैं, समझते चलते हैं। कुछ सामान्य विचार आपको दिखाई देगा, कुछ आपको सेक्टर वाइज दिखाई देगा। तो हम पहली बात सामान्य विचारों की बात करते हैं। तो हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि इसने, प्रबोधन ने क्या किया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया। और आप जानते हैं, पहले भी पढ़े होंगे, इसकी दो विधियां होती हैं, आगमनात्मक डिडक्टिव आगमनात्मक और निगमनात्मक राइट। दोनों विधियों को सही माना गया और खास करके इसमें जो प्रयोगवाद है, एक्सपेरिमेंटलिज्म है, प्रयोगवाद पर बल दिया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार क्या होता है, तर्क करने के चक्कर में मूल प्रश्न ही गड़बड़ हो जाता है ना, मूल प्रश्न तिरोहित हो जाता है और अलग नए नए प्रश्नों पे लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं। लेकिन जो चीजें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित हो गई, उसको उस पर कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। जैसे हाइड्रोजन के दो अणु को अगर आप ऑक्सीजन के साथ या आप हाइड्रोजन के दो अणु को गर्म करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, तो पानी ही बनेगा, ये वैज्ञानिक तथ्य है। रक्त परिसंचरण तत्व जो हार्वे ने बताया जिस तरह से, वो उसी तरह से होगा, चाहे वो पादरी हो, चाहे राजा हो, चाहे सामंत हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो। ये एक वैज्ञानिक प्रमाण हो गया, एक एथेंटिक एविडेंस हो गया। तो निश्चित रूप से जो बातें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रहेंगी, प्रयोग पर निर्भर रहेंगी, वो निश्चित रूप से क्या होगा कि वो वही सही होगा और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। आपको एक बात बताऊं कि जब ऐसी बात होगी तो ये भी कहा गया इस बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कि कोई भी ज्ञान जो है वो अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। कितना पॉजिटिव अप्रोच है, ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। इसके पहले पादरी लोग क्या कहते थे कि हम जो कह रहे हैं वही सही है ना। तो जब संपूर्ण नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि इसका क्रमिक विकास होता है, क्रमिक विकास होता है। और क्रमिक विकास अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्रमिक विकास करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे ज्ञान एक तरह से सब क्या कहते हैं कि ज्ञान का जो क्रमिक विकास होगा, उससे आपकी जो क्यूरियोसिटी है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है आगे बढ़ने की, यानी क्रमिक विकास, यानी ये मानव जाति के प्रगतिवाद पर, प्रगति पर क्या करेगा, बल देगा, फोकस करेगा कि कैसे प्रगति या प्रोग्रेस को किया जा सकता है। राइट। आपको बताएं, इसने पूरे विश्व को, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि प्रबोधन के जो विचारक थे उसने पूरे विश्व को एक मशीन माना। याद रखिएगा, पूरे विश्व को इसने मशीन माना। और जो कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर चलते हैं, जो कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर, यानी फिक्स हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर चलते हैं। आप खुद देख लीजिए, जो प्रकृति है, प्रकृति भी प्रकृति के चलने का एक क्रम है ना। प्रकृति अपने सिद्धांतों का पालन करती है, जैसे प्रकृति प्रदत्त व्यवस्थाएं हैं। तो अगर प्रकृति अपनी बातें चलती हैं तो निश्चित रूप से ये जो मशीन है, पूरे विश्व को अगर मशीन माना, यानी प्रकृति की जो चीजें हैं वो तो प्राकृतिक वे में है ही हैं, उसे वैज्ञानिक प्रमाणों के हिसाब से इसे जस्टिफाई किया जाए कि हवा क्यों चलती है, पानी कैसे बहता है, कैसे बनता है, संसाधनों का विकास कैसे होता है, ये सब चीज एक साइंटिफिक आधार पर है। तो आवश्यकता किस बात को है, क्यों? क्योंकि हम चीजें देखिए जानते हैं नहीं, है ना। तो जब हम इस पे अन्वेषण करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएंगे, तो क्या होगा कि मानव हित में, ह्यूमन इंटरेस्ट में, मानव हित में इन सिद्धांतों का खोजा जाना चाहिए। मानव हित में इन सिद्धांतों को खोजा जाना चाहिए। किसको? सिद्धांतों को खोजा जाना चाहिए। राइट।
और यहीं से आप देखेंगे कि प्रबोधन के जो विचारक हैं वो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पे, अत्यधिक दोहन पे बल देंगे और वहीं से फिर क्या होगा कि कहीं न कहीं असंतुलन भी पैदा होगा। लेकिन खैर ये आगे की बात है। इन तीनों पॉइंट को आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। पूरे विश्व को मानव मशीन माना और ये माना कि मानव हित में, ह्यूमन इंटरेस्ट में क्या होना चाहिए कि इसका विकास होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगली बातें। नेक्स्ट, जैसे अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसने मानववाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, आधार प्रदान किया। मानव क्या है? मानववाद क्या है? मानवता की स्थापना करना, राइट। यानी मानव होना एक महत्वपूर्ण है। बाकी जो आप विभिन्न प्रकार के जो डिवीजन करते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, ये कृत्रिम विभाजन है। इस विभाजन का कोई अधिकार आधार नहीं है। आपको बताऊं, जैसे आपको इसमें सबसे बड़ा काम हुआ, जैसे विलियम हार्वे ने क्या किया था कि रक्त परिसंचरण सिद्धांत जो है वो ले आया था। ब्लड सर्कुलेशन थियरी, परिसंचरण सिद्धांत। और ये देखा गया कि वास्तव में जिस तरह से पोप के शरीर में जो रक्त परिसंचरण सिद्धांत था, पर जिस तरह से रक्त परिसंचरण होता था उसी तरह से एक आम आदमी में भी होता था। तो जब आम आदमी और पोप के और राजा के और सामंत के बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, तो मानव केवल पैदा होने की वजह से किसी परिवार में, किसी कुल में, किसी खानदान में पैदा होने की वजह से उसके साथ भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया जाए, ये तरीका सही नहीं है, राइट। तो ये विलियम हार्वे की बात थी। आपको बताऊं आगे चल करके, बहुत आगे की बात मैं कर रहा हूं, 2000 में आप जानते हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट आया। मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बिलमुट का था ये। और इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये बात कही गई कि वास्तव में 99.9% जो जीन हैं, मानव जीन की संरचना समान है। और अगर मानव जीन की संरचना समान है तो किसी भी प्रकार के भेदभाव का आधार नहीं है, किसी भी प्रकार के भेदभाव का आधार नहीं है। मैं आपको बताऊं, बार बार पॉलिटी में इस बात को बताता हूं बच्चों को कि वास्तव में आज सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि हम समानता के अधिकार को कैसे लागू करेंगे, कैसे ले आएंगे, खास करके वैसे समाज में जो कि ऑलरेडी बहुत ही असमान समाज है। याद रखिएगा, असमानता जो समाज की है वो केवल भारत में ही नहीं है, यूरोप में भी है, अफ्रीका में भी है, हर जगह, हर कॉन्टिनेंट में असमानता है। बशर्ते असमानता का जो स्वरूप है वो क्या है, अलग अलग है। कहीं नस्ल के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर, कहीं वर्ग के आधार पर। समाज में जो असमानताएं बनाई गई हैं वो सारी असमानताएं ह्यूमन मेड हैं, मानव निर्मित हैं, और ऐसी असमानताओं का कोई तर्काधार नहीं है। साइंटिफिक दृष्टिकोण से ये माना जाता है कि सभी लोग समान हैं। ये जो असमानताएं हैं, आगे चल करके रूसो इस असमानताओं को डिस्कोर्सेस में आपको बताएं, रूसो इस बात को ज़्यादा और भी हाईलाइटेड करेगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर मानव जनित असमानता ले आई गई। तो वैज्ञानिक आधार यही कहता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो समान क्षमता के आधार पर है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि सर ये बात हमारे यहाँ कबीरदास जी 14वीं 15वीं में ही समझ चुके थे, लेकिन बस अंतर यही था कि वो वैज्ञानिक आधार नहीं था। हालांकि वो कहते हैं कबीरदास जी
क्या कहते हैं कि एक चाम एक मलमूत्र को ब्राह्मण को सूदा। वही तो ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मण और शूद्र ये कैसी बातें हैं जब एक ही तरह की बात है। और फिल्मों में आप उठा करके देखें तो खास करके अभी अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता हो जाए तो अब तो ये कोई नहीं देखेगा कि ये किस धर्म के लोगों का है, किस जाति का है, किस वर्ग का है। किसी भी जाति धर्म का बस ग्रुप होना चाहिए, लोग उसे कर लेंगे। फिल्मों में भी इसे प्रतीकों में, जैसे सुजाता रहा है, सुजाता फिल्म बहुत ही, अब आप लोग नहीं जानते होंगे, काफ़ी पुरानी फिल्म है, लेकिन उसमें भी प्रतीक यही दिखाया गया है कि किस तरह से ब्लड जो है, दलित का ब्लड काम आया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वैज्ञानिक आधार है, उस आधार पर अगर देखा जाए तो वास्तव में मानव और मानव में कहीं कोई अंतर नहीं है, सबके सार्वभौमिक अधिकार है। तो ये विचार जो था वो स्पेशली क्या था, प्रबोधन का ही विचार था, राइट। आइए आपको बताऊं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करें, इकोनॉमी की क्षेत्र की बात करें, अगर फिफ्थ की बात करें, नेक्स्ट जो प्रबोधन के का जो फील्ड था वो क्या था। अगर इकोनॉमी की क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में वाणिज्यवाद का समर्थन किया, पुनर्जागरण ने भी किया था। और आपको बताऊं कि जो क्वेश्चनों जैसे लोग थे, क्वेश्चनों जैसे विचारक, क्वेश्चनों जैसे जो विचारक थे वो कृषि को अर्थव्यवस्था का आधार मानते थे, कृषि को अर्थव्यवस्था का आधार मानते थे। और आप जानते हैं कि इसी समय पूरे विश्व में ये बात चलती थी कि कृषि अब भी चलती है। अमेरिका में देख लीजिए, चुनाव में हमेशा साउथ वर्सेस जो नॉर्थ का या जो वेस्ट और ईस्ट अमेरिका का जो विवाद रहता है वो कहीं न कहीं इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर के रहता है कि कौन प्रो एग्रीकल्चरल रहेगा, कौन प्रो इंडस्ट्री वाला रहेगा। तो इनका ये था कि कृषि को आधार माना जाए, और यहीं पर एक विचारधारा उभर करके आएगी कि जो कृषि कर है, जो एग्रीकल्चर कर हैं, कृषि कर को अगर अस्थाई बना दिया जाए, परमानेंट बना दिया जाए, आप जानते हैं यहाँ भी अस्थाई बंदोबस्त आया, कृषि कर को अस्थाई बना दिया जाए तो विकास जो है, जो डेवलपमेंट होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, विकास तीव्र हो जाएगा, राइट। और वैसे भी ह्यूमन बीइंग की पहली आवश्यकता एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के मोड पर अगर कहीं आप ये कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप, कोई भी राष्ट्र अगर कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है तो उसकी आधी समस्या तो कम से कम समाप्त हो ही जाती है। तो ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में था। और आपको बता दूं कि इसने संरक्षणवाद पर भी, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर आप बात करें तो इसने संरक्षणवाद यानी आप कह सकते हैं कि निर्यात पर बल दिया और आयात को हतोत्साहित किया। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि सर अगर सभी लोग यही करने लगे, आयात को हतोत्साहित किया, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। हतोत्साहित किया, सब निर्यात ही करेंगे तो आयात कौन करेगा। फिलहाल इनका ये मानना था कि राष्ट्र को, नेशंस को क्या करना चाहिए कि हमेशा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। अब आइए राजनीति के क्षेत्र की बात करें या समाज के क्षेत्र की बात करें तो आप ये जानते रहिएगा कि इसने धर्मजनिक चिंतन को, जो पुनर्जागरण वाला था वो था ही कि इसने धर्म केंद्रित चिंतन को अस्वीकृत कर दिया। जाहिर सी बात है, धर्म केंद्रित चिंतन को अस्वीकृत किया। ये पुनर्जागरण में ही हो चुका था। प्रबोधन ने और भी कर दिया कि धर्म केंद्रित जो है वो कोई, उसमें धर्म का स्थान नहीं होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता की बात ये रहना चाहिए। धर्म केंद्रित चिंतन को अस्वीकृत किया
धर्मनिरपेक्षता की बात को, कई सेक्शन हैं जानते रहिएगा इसमें, धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया, धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया। राइट। आपको बताऊं कि इसी समय आप देखेंगे जन केंद्रित या लोक केंद्रित शासन की बात कही गई। जन केंद्रित शासन की बात कही गई। और इसी समय आपको बताऊं कि रूसों ने एक सिद्धांत दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। रूसों ने दिया आपका सामाजिक संविदा का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक संविदा का सिद्धांत। बड़ा ही माइंड ब्लोइंग सिद्धांत था ये। राज्य के संदर्भ में उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात कही, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कहा कि राजा यानी राज्य और आम जनता के बीच एक संविदा होती है, और वो संविदा ये होती है कि राजा कर देगा, आम जनता कर देगी, और राजा जो है उसको क्या करेगा, जनता को सुरक्षा प्रदान करेगी, सिक्योरिटी प्रदान करेगी। तब राज्य को एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने बताया कि कर देने का आधार ये होना चाहिए कि आप हमको सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं। राइट। अब आगे रूसों ने क्या कहा, आगे रूसों ने ये कहा कि यदि राजा अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में सफल नहीं होता है तो ऐसे राज्य को उखाड़ फेंकने का काम किसको करना चाहिए, जनता को करना चाहिए। यानी जनता अगर ऐसे राज्य को उखाड़ फेंकती है तो उसमें जनता का कोई दोष नहीं है। याद रखिएगा, इस समय जितने भी विचारक थे उन सारे विचारकों ने धर्म के तुलना में अगर देखा जाए तो उन्होंने राष्ट्रीय राज्य का समर्थन किया था। हम अगर बात ये कहें कि प्रबोधन के विचारकों ने राष्ट्रीय राज्य का समर्थन किया, हीगल जैसे लोग थे, हीगल राज्य को सर्वोच्च मानता था, राजा के मतलब राज्य के पास समस्त शक्तियां होनी चाहिए, ऐसा हीगल मानता था, क्योंकि उसको लगता था कि इसके माध्यम से जनता का हित जो है वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन रूसों ने क्या किया, रूसों ने कहा कि यदि ये संविदा, कहते हैं ना कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज क्राइम, कि अगर संविदा राजा अगर तोड़ता है तो राजा को हटाने का अधिकार जनता के पास होगा। यानी संप्रभुता जो है, वास्तविक जो शक्ति है वो किसके अंदर होगी, वो होगी जनता के अधीन होगी, है ना। तो निश्चित रूप से यह एक नया विचारक था, एक नया विचार था जिसने उस तत्कालीन समय को प्रभावित किया। खास करके जब आप फ्रांसीसी क्रांति को देखते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति में ये बात आती है कि जो जनता आगे आती है, माना जाता है कि फ्रेंच क्रांति को सबसे ज्यादा अगर प्रभावित करने वाला हो, प्रश्न ही पूछा जाता है कि यदि रूसो न होता तो क्रांति न होती। तो ये जो विचार थे आगे चल करके एग्जीक्यूट होंगे, किसमें, अमेरिकी क्रांति में होंगे, फिर फ्रांसीसी क्रांति में होंगे। तो इन विचारों का संदर्भ इस संदर्भ में रखना चाहिए, राइट, कि इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ। तो धर्म केंद्रित चिंतन की बात इसे किया गया, इसे मुक्त किया गया, राष्ट्रीय राज्य का समर्थन किया गया, राइट। और दैवीय सिद्धांत, सामाजिक संविदा का जो सिद्धांत आया था वो दैवीय सिद्धांत के अगेंस्ट में आया था, यानी दैवीय सिद्धांत को भी अस्वीकृत कर दिया गया और सामाजिक संविदा के सिद्धांत को ले आने का प्रयास किया गया, राइट। और लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि इसने जो मॉन्टेस्क्यू का शक्ति की पृथक्करण का सिद्धांत था, ये भी एक बहुत बड़ी बात था, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत,
पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू, वो भी इसी समय डिस्कस हुआ, मॉन्टेस्क्यू का था, मॉन्टेस्क्यू का। और मॉन्टेस्क्यू का ये कहना है कि अगर नागरिक अधिकारों को बनाए रखना है तो निश्चित रूप से हमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों को क्या करना चाहिए, अलग अलग शक्तियों का अलग अलग कर दे। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों शक्तियों को क्या करना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। राइट। तो ये शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत है। पहले क्या होता था, राजा ही नियम बनाता था, राजा ही लागू करता था और राजा ही दंड देता था। अब आप सोच लीजिए कि अपने ही लगाए गए कानून के विरुद्ध अपने दंड कैसे देगा आदमी। तो यही कहा गया कि अगर ह्यूमन राइट्स की बात करना है, अगर मानववाद की स्थापना करना है, सबको ह्यूमैनिटी से भी जोड़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग होना चाहिए। बात हमारी समझ रहे हैं कि नहीं? शक्ति के पृथक्करण को हम समानता से कैसे जोड़ रहे हैं? भाई देखिए, राज्य को तो रहना ही रहना है, तो अगर राज्य अच्छे सिद्धांतों पर चलेगा, जनता के हित के लिए कार्य करेगा, तो समानता स्थापित करना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो राज्य एक सबसे बड़ा इस समानता के अधिकार को या स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने वाला सबसे बड़ा उपकरण राज्य साबित होगा। तभी तो आखिर में इनके विरुद्ध आंदोलन हुए, क्रांतियां हुई और अंततः लोकतांत्रिक सरकारें बनी। अगर हमारी बात आपको कठिन भी लग रही हो तो आप कमेंट में बताइएगा और उसे समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसको बदलना नहीं है, इसको आपको याद रखना है, आपको समझना है कि ये चीजें कैसे विकसित हुई। तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को समझ में आ गया। ये कहीं न कहीं भारत में, कहीं न कहीं पूरे विश्व स्तर पे जनता के अधिकारों को समापित करेगा, स्थापित करेगा। और इसी संदर्भ में वाल्टेयर जैसे लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकार के, वाल्टेयर और रूसो दोनों भी हैं, स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन हुआ, स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन हुआ। राइट। तो प्रबोधन के ये जो विचार छन करके आए, राइट, इसको वाल्टेयर लिख लेते हैं और आगे चल करके रूसो को तो हमको अलग से पढ़ना ही है। तो वाल्टेयर तो ये कहता था, वाल्टेयर ये कहता था कि वास्तव में आज की समस्त समस्याओं का जो समाधान है वो किस में है, वो है आपके स्वतंत्रता है। कि अगर आपने क्या किया कि स्वतंत्र कर दिया, अगर आपने स्वतंत्रता के अधिकार को प्रदान कर दिया तो समस्त अधिकार जो है वो क्या होंगे, जितनी समस्याएं आपको दिख रही हैं वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। राइट। तो ये रहा प्रबोधन का सामान्य विचार। आपने ये देखा, एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए। एक बार आपने इंट्रो देखा है ना, ऊपर से तो हमने आपको बता ही दिया था प्रबोधन क्या क्या होना चाहिए, प्रबोधन के तत्व आपको बता दिया, प्रमुख विचार देख लिया आपने। राइट। और इसको अगर आप 40-40, 50-50 शब्द लिखते हैं तो पर्याप्त रूप से आप प्रबोधन के विचारों के संदर्भ में लिख देंगे। अब प्रबोधन के विचार में 2 माइलस्टोन हैं, आपको 2 बातें, 2 चीजों को स्पेशली आपसे फोकस करके पूछा गया है और वो दिया है किसने, कांट ने, इमैनुअल कांट दिया हुआ है और रूसो दिया हुआ। तो पहले क्या पढ़ते हैं, पहले कांट पढ़ते हैं फिर रूसो पढ़ते हैं। आइए बात करते हैं इमैनुअल कांट, यानी 2 प्रमुख विचारकों को जो जिनको हमको पढ़ना है उसमें हम देखते हैं प्रबोधन के प्रमुख विचारक में पहला देखते हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट लगिएगा, इसका सन 1 लिखने की जरूरत नहीं है कि आप लगिए सन लिखने, कुछ नहीं, इनके प्रमुख विचारकों की बात करते हैं। जो लोग देखिए फिलॉसफी के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि भाई ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं, उस पर चर्चा, विचार विमर्श जो है दार्शनिकों और फिलोसफर्स का क्या था, एक शगल था या एक क्या कहते हैं कि प्रमुख मुद्दा था। और उस समय अगर आप बात करें तो क्या था कि 2 दृष्टिकोण थे। एक तो था आपका अनुभववाद, इम्पेरियलिज्म, क्या कहते हैं कि अनुभववाद,
जिसे आप अनुभव करते हैं, और दूसरा था बुद्धिवाद। यानी ज्ञान प्राप्त करने के तरीके आप कह रहे हैं अलग अलग फिलोसफर्स का, जैसे डेकार्ट, स्पिनोजा, इन लोग बुद्धिवाद के थे, और इनके तो लाक, बर्कली, ह्यूम थे अनुभववाद वाले में। कांट की खासियत क्या है कि कांट ने इन दोनों पद्धतियों को, जब आप अनुभववाद वर्सेस बुद्धिवाद का मुद्दा देखेंगे तो अनुभववादी बुद्धिवादियों को खारिज करते हैं, बुद्धिवादी अनुभववादियों को खारिज करते हैं। लेकिन कांट की खासियत क्या थी कि इन्होंने समीक्षावाद का समर्थन किया, समीक्षावाद का। इसीलिए कांट का समीक्षावाद पढ़ाया जाता है, और वास्तव में इन्होंने अनुभव और बुद्धि को, अनुभव और तर्क दोनों को स्वीकार किया। कहा कि नहीं, दोनों से ज्ञान प्राप्त होता है, तर्क से ज्ञान प्राप्ति को सही माना, ज्ञान प्राप्ति को सही माना। लेकिन तर्क को अनुभव से, तर्क को अनुभव से श्रेष्ठ माना। श्रेष्ठ माना क्यों माना? क्योंकि कोई भी वस्तु सही है या गलत है, इसका अंतिम निर्धारण जो है वो कौन करता है? तर्क कर सकता है। राइट? बात समझ में आ रहा है? यानी आप ये कह सकते हैं, एक बार फिर से इस पॉइंट को समझिए, कि कांट के समय तक ज्ञान प्राप्ति के दो दृष्टिकोण प्रचलित थे, दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक तो बुद्धिवाद, जो कि तर्कवाद और प्रयोगवाद पर, विज्ञानवाद पर आधारित था, और दूसरा अनुभववाद, जो कि अनुभवजन्य ज्ञान को मानता था। राइट? इनके अपने पैरेलल स्कूल्स थे, अपने अपने आधार थे, तर्काधार थे, अपनी अपनी फिलॉसफी थी। लेकिन कांट ने जब पढ़ा, आपको बताऊं, तो कांट ने अनुभव और बुद्धि दोनों को सही माना, और ये बताया कि वास्तव में समीक्षावाद दोनों को मानने का मतलब है कि कौन कितना सही है, कितना गलत है, इसका जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसी को समीक्षा कहा जाता है। इसलिए कांट का जो मत था वो इन दोनों अनुभवों को स्वीकार करने वाला था। राइट? और इसने बताया कि अनुभव और तर्क दोनों से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन तर्क जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि तर्क ही बताता है कि कौन सा अनुभव आपका सही रहा और कौन सा अनुभव गलत रहा। राइट? इसके अलावा कांट मानना था कि प्रबोधन का जो अर्थ है, प्रबोधन का जो अर्थ है वो है स्वनिर्मित दास्ता से मुक्ति। इसको समझने की जरूरत है। ये कांट की विचारधारा है, स्वनिर्मित दास्ता से मुक्ति। दास्ता से आपको बताऊं कि मुक्ति ही प्रबोधन है, प्रबोधन है कांट। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप लोग में से बहुत जानते भी होंगे, जो हमसे विभिन्न जगहों पे पढ़े हैं वो भी जानते होंगे, इस पे अगर चर्चा हुई होगी तो, कि वास्तव में कांट के बारे में कहा जाता था कि एकदम फिक्स दिनचर्या वाला व्यक्ति था। मतलब कब पढ़ रहा है, कब उठ रहा है, कब लाइब्रेरी जा रहा है, कब किस मोड़ पे है। अगर मान लो कि 9:15 पे किसी मोड़ पे अगर वो रोज दिखता है, तो आप अगर वहां दिखे तो मान लीजिए कि घड़ी सही कर लीजिए, 9:15 हो गया होगा। इतना समय का पक्का था। और कहा जाता है कि इसकी दिनचर्या पूरे जीवन में सिर्फ एक बार गड़बड़ हुई, वो भी तब जब वो रूसो की एक किताब पढ़ रहा था, एमिली। अभी आगे चर्चा आएगी। यानी वो किताब पढ़ते समय ही उसकी दिनचर्या खराब हुई, अदरवाइज मतलब इतना डूब गया कि वो अपनी दिनचर्या की भी सारी बातें भूल गया। तो खैर ये फिलोसफर्स है ना।
तो इसका ये कहना था कि स्वनिर्मित दास्ता से मुक्ति, यानी कि अगर आप स्वनिर्मित दास्ता से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, याद रखिएगा ये सेल्फ मेड है स्लेविंग, स्वनिर्मित दास्ता से मुक्ति है, राइट। तो क्या कहता है कि वास्तव में स्वनिर्मित दास्ता से आशा क्या है? स्वनिर्मित दास्ता से आशा ये है कि अगर आप किसी की बात को, अगर आप किसी की बात को बिना तर्क के स्वीकार कर लेते हैं, बिना तर्क के को स्वीकार करते हैं, तो यह दास्ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बात को मानिए नहीं, बल्कि आप तब मानिए जब आप, अगर आप इसे तर्क और विवेक के अनुसार मानते हैं, तर्क और विवेक के अनुसार मानते हैं, तो वो प्रबोधन है। यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक होनी चाहिए। ये नहीं कि मालूम हो कि बस सर ने कह दिया तो ऐसा कर लिया, नहीं, आपको के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। जैसे हमने आपसे कहा कि जो चैप्टर मैं पढ़ा दे रहा हूं उस चैप्टर को पढ़िए। जैसे हमने पहले लेक्चर में कहा कि संपूर्ण इतिहास में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल के अलावा कुछ नहीं है। आज में वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म होने जा रहा है, पूरा कोर्स हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पे हैं। आपने देखा एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, कभी हम इस पैटर्न से आगे गए नहीं। तो एक लॉजिक हो गया। हाँ, सर ने कहा तो इकोनॉमी का इम्पैक्ट पॉलिटी, पॉलिटी का कल्चर, कल्चर का सोशल से पड़ता है, तो वो लिंकिंग आप रखिए, वहीं से सारे सवाल आते हैं, चाहे वो जीएस हो चाहे कोई भी लेवल हो। तो तर्क और विवेकानुसार मानते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आंख मूंद करके करते हैं तो वो अंधभक्त हो जाएंगे, प्रबुद्ध नहीं रह जाएंगे। इसलिए हमेशा तर्क और विवेक का करिए। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कांट को समझने के लिए बहुत जरूरी है इस बात को जानना। कई बार लगता होगा कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं है। बाद में वही बात जब कोई बहुत बड़े लोग कह देते हैं या आपका टीचर ही बता देता है कि ये चीज ऐसे है, तब तो आप कहते अरे सर ये तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। आपको अपनी समझ के प्रयोग का करने का साहस ही नहीं है, वो आत्मविश्वास ही नहीं है कि आप सही कह रहे हो गलत कह रहे हो, राइट। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि वो प्रबोधन नहीं है, अगर आप डरे हुए हैं। इसीलिए जर्मन में इस बात को कहा गया, कांट ने, एफ्लाकुंग, एफ्लाकुंग, यही प्रबोधन का नारा है, एफ्लाकुंग। एफ्लाकुंग का मतलब हो गया डेयर टू नो, डेयर टू नो, अपनी समझ का, अपने समझ के प्रयोग का साहस करो। राइट। यानी अगर आप सही हैं तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं अपने तर्क का प्रयोग करते हैं। हर जगह ये बात कहा जाता था, आप जानते रहिएगा, ये बहुत बड़ी बात थी। प्रबोधन का एक मतलब क्या कहते हैं कि समस्त सार इस मूवमेंट, इस मुहिम में जुड़ा हुआ है कि आप अपने प्रयोग के, आप अपनी समझ के प्रयोग का साहस करिए, क्योंकि तत्कालीन समय में यही तो था
जो मध्यकालीन चिंतन था या जो सामंतवादी चिंतन था, वो क्या कहता था कि प्रश्न ना करो, अपनी बात ना करो, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। तो आपको बता दूं, वह प्रवृत्ति घातक है, और व्यक्ति जब अपने समझ का प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से वही प्रबुद्ध होता है और आगे चलता है। आपको बता दूं, कांट ने निश्चित रूप से शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का समर्थन किया, शक्ति के पृथक्करण का समर्थन किया। और जब शक्ति के पृथक्करण के समर्थन की बात आएगी तो जाहिर सी बात है, मानववाद या जन अधिकारों की पुष्टि की बात होगी, जन अधिकारों की पुष्टि की बात, राइट। तो आप कह सकते हैं कि इन्हीं बिंदु में अगर आप इस पॉइंट्स को डिटेल कर ले जाएं तो आप कह सकते हैं स्वनिर्मित दास्ता से मुक्ति, समीक्षावाद की बात कर ले, और फिर ये अफलातून की बात कर ले, शक्ति की पृथक्करण की बात कर ले, तो आप कह सकते हैं कि रूसो जो इनका क्या कहते हैं कि जो कांट का योगदान है वो आप इसे पर्याप्त 200-250 शब्दों में लिख लेंगे, राइट। तो आइए अब अगले विचारक की तरफ आते हैं, रूसो की तरफ आते हैं। और हमने आपको बताया था कि कांट और रूसो यही दो ऐसे विचारक हैं जिन्होंने जिन्होंने, जो कि आपका सिलेबस में है, राइट। तो कांट को आप देखा, कांट की स्पेशलिटी क्या थी कि उसने बुद्धिवाद, तर्कवाद, मानववाद, यानी जो जो विभिन्न प्रकार की ज्ञान की जो विचारधाराएं चल रही थी, उन सारे विचारधाराओं के समन्वय की बात किया। किसने? कांट ने किया। रूसो की क्या खासियत थी? अगर हम रूसो की बात करें, हम अगर रूसो के बारे में एक बार कहते हैं तो बेटा पहले से ही हमने आपको प्रबोधन के संदर्भ में बताया, एनलाइटनमेंट के संदर्भ में ये बात बताया कि किस तरह से प्रबोधन के जो चिंतक थे उनका जो जोर था वो किस पे था? उनका जो जोर था वो बुद्धिवाद पे था, बुद्ध तर्कवाद पे था। और बुद्धिवाद, तर्कवाद और प्रयोगवाद भावनाओं को नहीं समझती है। लेकिन रूसो एक ऐसा विचारक था जो उस प्रबोधन के युग में, प्रबोधन युग में भी भावना पर बल दिया। प्रबोधन युग में भी उसने भावनात्मक चिंतन किया। ये आपको स्पेशल वन बनाता है, भावनात्मक चिंतन किया। ये रूसो का काम था, राइट। और आपको बता दूं कि अगर आप देखें, जस्ट ए मिनट, तो रूसो का जो मानना था, रूसो का ये कहना था कि वास्तव में जो आपने, जैसे आपको बताऊं, एक किताब है उसकी, डिस्कोर्सेज ऑफ साइंस एंड आर्ट। रूसो की एक पुस्तक है, डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट, डिस्कोर्सेज ऑफ साइंस एंड आर्ट। उसने इस बात को कहा कि व्यक्ति ने जितना विकास किया है, व्यक्ति ने जितना विकास किया है, लेकिन नैतिकता का जो स्तर है वो क्या हुआ है? नैतिकता का जो स्तर है वो गिरता चला गया है। ये रूसो का कहना है। आपको बता दूं, ये इसका कुछ अपना अनुभव भी था। अपना अनुभव इन द सेंस ये था कि एक बार ये डाकुओं के द्वारा पकड़ लिया गया था। वो तो सौभाग्य कह लीजिए कि बच गया। तो उसको मारने जा रहे थे रूसो को। तो अब आप समझ लीजिए कि रूसो को सभ्यता का विकास कैसा लगा होगा। तो उसका ये कहना था कि व्यक्ति विकास तो कर रहा है लेकिन नैतिकता का स्तर गिरता चला जा रहा है।
और एक दिन ऐसा आएगा कि नैतिकता का स्तर जो है वो निम्नतम स्तर पे चला जाएगा। इसलिए ऐसे विकास से कोई मतलब नहीं है जहाँ पे मॉरलिटी ना हो। राइट, समझिएगा बात को कि अगर नैतिकता नहीं है, विकास और नैतिकता अगर रेसिप्रोकल है, याद करिए पहले आपको एथिक्स में पहले आपका जो सिलेबस था उसमें गुड गवर्नेंस, एथिक्स जैसी चीजें नहीं थी। लेकिन जब डेवलपमेंट का सर्किल चलता चला गया और नौकरशाही पर, ब्यूरोक्रेसी पर यह आरोप लगाया गया या ये कहा गया कि ये संवेदनाहीन है, मूल्यों से रहित है, एथिकल नहीं है, अपने अधिकारों का प्रयोग करती है, कर्तव्यों का नहीं करती है, तब जाकर के ऐसे पेपर्स आए। तो रूसो का कहना है कि ऐसे विकास को तिलांजलि दे देना चाहिए और उसने कहा कि इससे बहुत अच्छी चीज क्या है, अतीत की प्राकृतिक अवस्था है। हालांकि ये सैद्धांतिक आपको ज्यादा लगेगा, प्राकृतिक अवस्था है, नोबल सीपेज है, नोबल सीपेज की बात, भव्य पाशविकता जिसको कहते हैं, नोबल सीपेज या भव्य पाशविकता, याद रखिएगा। रूसो ये कहीं नहीं कहता कि आप वहां चले जाइए, वो केवल फिलॉसफी के आधार पर उन बातों को बताना चाहता है या उसको मोटिवेट करना चाहता है कि जब प्राकृतिक अवस्था थी तो क्या था, सभी नंग धड़ंग थे, सभी एक स्तर पे, विकास के स्तर पर थे। और नोबल सीपेज में क्या था कि एक समानता का आदर्श था, आइडियल ऑफ इक्वलिटी, समानता का आदर्श स्थापित था, सभी बराबर थे। तो उसने कहा कि इस तथाकथित विकास से बढ़िया तो ये है कि वो समानता रहे। राइट, और आपको बताऊं उसने एक बात और भी कहा है इसी संदर्भ में, स्वतंत्रता के संदर्भ में। ये तो समानता की बात हो गई, डिस्कोर्सेज ऑफ साइंस एंड आर्ट की बात हो गई। भव्य पाशविकता से प्रेरणा, कि जिस तरह से आप भव्य पाशविकता में आपने देखा, इक्वलिटी के रिलेशंस को देखा, उसी तरह से मतलब वो समानता का सिद्धांत वर्तमान संदर्भों में रहना चाहिए। आपको बताऊं कि उसने अभी आदर्श समाज की स्थापना कैसे होगी, समतावादी समाज की, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप सब टॉपिक में डिवाइड कर लेंगे ना तो आसानी से रहेगा। भव्य पाशविकता और समानता की बात को यहां से कोरिलेट करिएगा। दूसरी बात, अगर आप कहें स्वतंत्रता की बात, तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता जो है वो क्या है, स्वतंत्रता के संदर्भ में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात को कहता है कि हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो स्वतंत्र नहीं है, हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है ना। तो निश्चित रूप से इन सारी बेड़ियों को तोड़ दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, स्वतंत्रता स्थापित कर दिया जाए, तो वास्तव में प्रबोधन जो होगा वो क्या होगा, विकास के लिए उन बेड़ियों को तोड़ देना चाहिए, यानी व्यक्ति को स्वतंत्र कर देना चाहिए। यानी एक समानता का आदर्श हो और स्वतंत्रता का आदर्श हो तो व्यक्ति, तो समाज का या देश का या व्यक्ति का जो विकास होगा वो स्वाभाविक रूप से होगा ही होगा। राइट। तीसरी बात अगर आप बात करें, अभी हमने चर्चा किया, वो किया आपका संविदा का सिद्धांत, जो राज्य की सामाजिक संविदा का बड़ा चर्चित रहा, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, सामाजिक संविदा का सिद्धांत, सामाजिक संविदा का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की बात करें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और बड़े अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, कोई इसको हम लोग क्वेश्चन सेशन आंसर में देखेंगे। सामाजिक संविदा का सिद्धांत, इसमें वही कहा कि राज्य और जनता वर्सेस क्या कहिए, एंड कहिए, जनता में एक संविदा होती है। संविदा ये होती है कि जनता कर देगी और राज्य जो है वो क्या देगा, सुरक्षा और विकास देगा। अगर जनता कर नहीं दे रही है तो राज्य उस पर प्रताड़ित करे, कोई दिक्कत नहीं है, जनता को प्रताड़ित करे। लेकिन अगर जनता कर दे रही है और राजा सुरक्षा नहीं दे रही है तो ऐसे राज्य को भी उखाड़ फेंकना चाहिए, ये रूसो का कहना था। और ऐसी स्थिति में जब सभी लोग राष्ट्रीय राज्य की बात कर रहे थे, यानी राज्य के नीतियों के अंधाधुंध समर्थन की बात कर रहे थे,
वैसी स्थिति में रूसों ने जनता को, संप्रभुता को जनता में केंद्रित किया, तो आप ये कह सकते हैं कि तत्कालीन परिप्रेक्ष्य से बहुत आगे सोचा रूसों ने। और आज के जितनी भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वो सारी सरकारें क्या करती हैं, वो लोकतांत्रिक मूल्यों का वो ही बढ़ावा देती है। अब आपको बता दूं, एक इसके आदर्शवादी समाज की स्थापना है कि एक आदर्शवादी समाज कैसे स्थापित होना चाहिए या कैसे समानता का आधार रहे। तो आदर्शवादी समाज की कल्पना है। ऐसा ऐसा जो समाज की संकल्पना वो किसके आधार पर होगी, वो समानता के आधार पर होगी और स्वतंत्रता के आधार पर होगी। हालांकि रूसों के जो स्वतंत्रता के आधार पर होगी, आप देखेंगे कि निश्चित रूप से स्वतंत्रता और जो समानता है वो भले ही आपको स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, न आपको लगे कि आदर्शवादी रूप है, लेकिन निश्चित रूप से इन आधारों के पीछे एक उसका एक अपना सोच है, एक अपना मॉडल है। और आप देखेंगे कि रूसों की इन अवधारणाओं का इम्पैक्ट अंततः जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अन्य उसमें दिखाई देगा। तो आइए समानता की बात में क्या कहता है। देखिए, समानता के सिद्धांत के संदर्भ में उसका एक पहलू है, एक पॉइंट है, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति, कई बार हम इसको बता चुके हैं आप लोगों को अन्य संदर्भों में भी, कि कोई भी व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि उसे स्वयं को बेचना पड़े, आप मामले को समझ रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि वह किसी को खरीद सके। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। तो ऑलरेडी समानता स्थापित हो जाएगी। एक दूसरा पॉइंट किया इसमें, कई बार आप लोगों के दिमाग में व्यक्त आएगी कि सर असमानता तो प्रकृति में ही है, मानते हैं, कहीं कोई संसाधन अधिक है, कहीं हिल एरियाज है, तो कहीं दलदल है, प्राकृतिक असमानता है। इसने कहा कि देखिए, असमानता दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रकृति जन्य, एक होती है कि प्रकृति जन्य असमानता। कोई दिव्यांग हो गया, प्रकृति जन्य असमानता, ये तो एक्सेप्टेबल है, कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी होती है मानव जनित असमानता। अवसर नहीं मिलेगा, गोरा काला है, उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, तो उनको ये कहना है कि मानव जनित असमानता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और उसका यह भी मानना था कि सबके पास योग्यता की कमी नहीं है, अगर वास्तव में कमी है तो वो क्या है, समान अवसरों की कमी है, और वो समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ये जो असमानता है वो कारण है, समान अवसरों की कमी उसका कारण है। तो रूसों के ये जो बातें थी वो क्या थी, निश्चित रूप से एक बहुत ही विचारोत्तेजक थी, आज भी प्रासंगिक हैं। और निश्चित रूप से ये हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों में, लोकतांत्रिक संविधानों में इसकी बात की गई है। और यही वजह है कि जहाँ पहले से ही असमानता है, उस असमानता को कम करने के लिए कुछ लोगों को विशेषाधिकार भी प्रदान किए गए हैं। एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पर विभिन्न प्रकार के असमानताएं हों, उस राष्ट्र के लिए सबसे अधिक चुनौती समानता के सिद्धांत की ही होती है, राइट। तो ये था।
अब स्वतंत्रता के संदर्भ में रूसो का एक अपना अलग चिंतन था। रूसो कहता है कि कैसे आदर्शवादी समाज होगा। इसका यह कहना है कि समाज में तभी गड़बड़ होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का अधिक प्रयोग करे। एक कहावत है ना कि आपकी स्वतंत्रता वहीं सीमित हो जाती है जहां दूसरे की स्वतंत्रता शुरुआत हो जाती है। इसने कहा कि एक ऐसा समाज हो जहां पर सभी लोग अपनी स्वतंत्रता क्या करें, दे दें, अपनी स्वतंत्रता समाज को समर्पित कर दें। तो क्या होगा कि अतिक्रमण नहीं होगा, स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं होगा, और निश्चित रूप से ऐसा जो समाज होगा वो आदर्शवादी समाज होगा। राइट। यहीं पर एक उसने और भी बात कहा कि जब आप कहते हो कि सभी लोग अपनी स्वतंत्रता समाज को दे दें, याद रखना तो वो ये भी कहता है कि मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इसे स्वीकार नहीं करेंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ लोग नहीं कहेंगे कि कुछ लोग हम अपनी स्वतंत्रता देंगे समाज को। रूसो ने कहा कि डोंट वरी, ये लोग मानसिक गुलाम हैं, मानसिक गुलाम हैं। और इसने कहा कि इन मानसिक गुलामों को समझाने का उत्तरदायित्व तो किस पे है? जनता पे है, आम समाज पे है कि वो इन लोगों को क्या करे, समझाए कि वो अपनी स्वतंत्रता जो है क्या करें, कर दें, और अदरवाइज उन्हें स्वतंत्र कर दें। यानी आपको बताऊं कि ऐसे मानसिक गुलामों को हटा दिया जाना चाहिए। आपको बता दूं, इसी का प्रयोग करके आप देखोगे रूसी क्रांति में स्टालिन ने, लेनिन ने बहुत सारे लोगों को क्या किया, मरवा दिया, इसी रूसों के आदर्शवादी समाज को स्थापित करने के लिए। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि क्या रूसी क्रांति में जो हिंसा का तत्व दिखाई देता है उसमें रूसों के इन विचारकों, रूसों का योगदान माना जाता है? तो आपको बता दूं कि इनके विचारों का दुरुपयोग किया गया। वास्तव में रूसों ने कहीं ऐसा नहीं किया था कि उसको ऊपर से 6 इंच छोटा कर दो या मार दो। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब यह है, रूसो एक भावावेश वाला था, सेंटिमेंट्स वाला था, कि उसने क्या कहते हैं कि भावुकता के आधार पर अपने विचारों को दिया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रबोधन के विचारकों में अगर सर्वाधिक प्रभावी विचारक आपको दिखाई दिया तो वो रूसो आपको दिखाई देगा। राइट। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल के क्लास में हम लोग रूसो के क्या कहते हैं, प्रबोधन के विचारों के प्रसार को देखेंगे। राइट। थैंक यू।